तो आज फिर मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन उठाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हर क्वेश्चन में एक अपना एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम सीखेंगे कि उसमें क्या खास बात है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक हमारे पास कैपेसिटर था जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। वो इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भी स्टोर था, उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, एक कैपेसिटर था, उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ था। तो उस वक्त उसमें एक एनर्जी स्टोर थी यू। अब क्या किया जाता है कि उसमें से वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो निकाल लिया जाता है। बैटरी को भी हटा दिया गया और बैटरी को हटा करके डाइलेक्ट्रिक को निकाल लिया गया उसमें से। तो बैटरी को हटा करके डाइलेक्ट्रिक को निकालने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा वो 4 टाइम्स यू था। यानी उस जितना उसमें खुद में स्टोर्ड एनर्जी थी उससे ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ा उसमें से वो डाइलेक्ट्रिक को निकालने के लिए। ठीक, ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ रहा है, मतलब जोर लगाना पड़ रहा है। अब आपसे इस क्वेश्चन था कि अगर ऐसा था तो फिर उस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रही होगी अगर उसके लिए उसको निकालने के लिए 4 टाइम्स यू वर्क करना पड़े तो। ठीक, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्योंकि बैटरी हटा दी गई है तो इसमें चार्ज सेम रहेगा, तो मैंने q²/2c वाला फॉर्मूला उठाया। जब बैटरी लगी हुई थी तो वर्क कितना था, q²/2c। देखो एक ही चीज़ है हमारे पास वर्क निकालने के लिए जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस यही खेल हम बार बार खेलते रहेंगे। तो भी देखो क्या हुआ कि q²/2kc ये तब का वर्क था, तब की एनर्जी थी उसमें जब वो उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड था। तो अब उसमें से k अगर हटा लिया जाए तो कैपेसिटेंस c बचेगी। ये तब की एनर्जी है जब उसके अंदर कैपेसिटर जा चुका था, तब की एनर्जी है। तो q²/2c q²/2kc। देखो वैसे तो यहाँ मैथमेटिक्स से साफ समझ में आ रहा है कि अभी ये वाली चीज़ छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी होनी चाहिए, है ना। और नीचे उसके तो फैक्टर k है, तो छोटी में से बड़ी को माइनस करोगे तो एक माइनस आएगा, तो एक तो ये उसका माइनस का साइन है। और अब क्या है कि जितनी उसमें पहले एनर्जी स्टोर्ड थी माइनस जितनी उसमें अब एनर्जी स्टोर्ड है वो कहाँ से आई, उतना ही तो वर्क किया होगा। ठीक, तो बस सिंपल उसके बराबर रख दिया। जितना एनर्जी अब एक्स्ट्रा क्रिएट हुई है या जितनी एनर्जी अब डिसिपेट हुई है वो दोनों के उसके जो नेट सम है, डिफरेंस जो है वो उसके बराबर आएगा। तो मैंने इसको उसके इक्वेट कर दिया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी जो अब नहीं है वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए मैंने माइनस लिखा कि यानी नई एनर्जी। देखो आप इसको सिंपल भी कर सकते थे कि बड़े वाले में छोटे को माइनस करो और यहाँ प्लस लिख दो 4 टाइम्स यू, क्योंकि इतना ही वर्क हुआ है उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। और यू की वैल्यू क्या थी, जो पहले एनर्जी स्टोर थी, पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, q²/2kc। ठीक है, सिंपल इक्वेशन लगाई, इसको सोल्व किया, काटा तो k की वैल्यू आई 5। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ रही है कि हमको अगर बैटरी को हटा करके एक चार्ज कैपेसिटर में से आपको एक डाइलेक्ट्रिक को निकालना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तभी तो हम वर्क करेंगे। यानी वो खुद से नहीं आएगा, वो वहीं पे रहना चाहेगा, आपको ज़बरदस्ती उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे हम करते नहीं है कभी भी, चार्ज में को तो हम टच भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम अगर पूछे रहे हमसे तो उस टाइम आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर में से डाइलेक्ट्रिक को निकालते हो तो। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, देखते हैं उठाते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको ये सिखाऊंगी जल्दी कैलकुलेशन करते कैसे हैं। ठीक, वही शॉर्टकट जो छोटे थे, शॉर्टकट क्या है, मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बस। तो 190 वोल्ट का ये हमारे पास एक बैटरी थी, इस बैटरी का ये सर्किट बना है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 3C है, इसके पैरेलल में C और 3C यहाँ पे अटैच्ड हैं। तो एक कैपेसिटर की अरेंजमेंट है इस तरीके से 190 वोल्ट के अक्रॉस। सवाल आपसे सिंपल है कि इस 3C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस 3C के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आपको वो जवाब देना था। ठीक, अभी करते हैं। देखो अब अगर उसको सोल्व किया जाए तो इसका केस सिंपल था, पहले तो इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट निकालो तो C और 3C का कितना हो जाएगा सीरीज, 15C/4। 15C/4 एक तो आपको जो तरीका पता है आप उस तरीके सोल्व कर सकते हो, पहले उसी कोशिश ट्राई करो, बाकी मैं थोड़ा बताऊंगा। तो ये 3C/4 बन गया, इस 3C/4 के पैरेलल में ये 3C आया तो ये 15C/4 बन गया, उसके सीरीज में ये C आया तो 15C/19 बन गया, यानी कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 15C/19 है। उसको 190 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी Q=C भी होता है ना, तो C को V से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमको चार्ज मिल गया कितना, 150 कूलम। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 150 कूलम चार्ज मिल जाएगा। तो हमारे पास बैटरी से टोटल 150 कूलम चार्ज निकला है, वो यहाँ पे गया। अब हमने इसमें देखो ट्रिक्स लगाई, इसको इसके आगे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे आप सारा कुछ हवा में कर सकते हो। 150 कूलम चार्ज निकला, वो चार्ज इसको तो गया ही होगा क्योंकि ये तो सीरीज में लगा हुआ है, तो सारा चार्ज इसको गया। अब इस पे Q=C फॉर्मूला लगा दोगे, 150 कूलम चार्ज लेते हुए 150C चार्ज लेते हुए इस C से डिवाइड करोगे तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 150 वोल्ट। यानी कि 190 में से 150 वोल्ट तो अकेला ये खा गया।
बची कितनी 40 वोल्ट, वो इन दोनों को मिली है। अब इसमें से किसी पे पूछ ले, इस पे कितनी आएगी फिर 40, क्योंकि तो पैरेलल में लगा हुआ है। इन दोनों पे एक साथ 40, सी पे और 3C पे एक साथ 40। अब Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, सीरीज में लगे हुए ना। अब मैं निकाला हूँ दोनों पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सीरीज में। तो Q इज इक्वल टू, क्योंकि CV होता है और आपको बताया था सीरीज में क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है, तो हमारा कैपेसिटर जो हो रहा है या वोल्टेज जो हो रहा है कैपेसिटेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। Q इज इक्वल टू CV से, क्योंकि Q कांस्टेंट है, V हमारा Q/C हो जाएगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, वो उल्टा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि अगर इसके 4 हिस्से करेंगे हम तो 10 और 30 के 2 पोर्शन बनेंगे। उसमें से क्योंकि इनवर्स डिपेंडेंस है तो 30 वोल्ट इसके पास जाएगा और 10 वोल्ट इसके पास जाएगा। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, मैंने इसको हवा में करके दिखाया है। तो कितना बनेगा 10 वोल्ट, तो सिंपल 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास जाएगा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसे ही इसी टाइप का थोड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन है, उसको देखो। यहाँ पे क्या हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के बीच में एक पार्टीशन बनाया, एक कैपेसिटर था उसके बीच में एक पार्टीशन बनाया, उसमें 2 डायरेक्टली डाले। एक साइड K इक्वल टू 2 वाला डाला, एक साइड K इक्वल टू 6 वाला डाला। और जो पार्टीशन हमने बनाया था बीचों बीच नहीं बनाया था, वो इस तरीके से बनाया था कि एक साइड पे विड्थ बचे D, एक साइड बचे 2D। इस तरीके से हमने उसके पार्टीशन किए थे, एक साइड पे D एक साइड पे 2D बचे। और फिर आपसे क्वेश्चन था कि अगर इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दी जाए तो जो 2 पोर्शन बने हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल का रेशो क्या आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो क्या आएगा जो 2 पोर्शन बन गए हैं, यानी एक तरीके से 2 कैपेसिटर बन गए हैं। तो बस सिंपल खेल वही वाला, क्योंकि इनवर्स डिपेंडेंस होता है, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो कैपेसिटेंस पे कनेक्ट करेगा, तो बस हम कैपेसिटेंस का रेशो ही निकाल देते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी बनेगी 2 टाइम्स एप्सिलॉन A/D। 2 क्यों आया, K की वैल्यू आई, एप्सिलॉन A/D। इसकी कितनी बनेगी 6 एप्सिलॉन A/2D। तो काटा तो 3/2 आ गया, रेशो लोगे इसका तो डायरेक्ट हमारा 3/2 आ जाएगा। इसका आंसर 3, इसका 2, तो 3:2 आ गया रेशो, डायरेक्ट रेशो आ गया। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें वोल्टेज हमारा एक ही है, दोनों के लिए टोटल वोल्टेज एक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सीरीज में, जैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। क्योंकि इसको अगर आप सिंपलीफाई करके बनाओगे तो ये बनेगा ऐसा। ठीक भाई, समझ में, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसको या तो इसी वीडियो को बार बार सुन लो तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं तो सुन करके अपने कुछ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। आपका मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे तो मेरे ख्याल आपसे चैप्टर के हर क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आया है, ये भी थोड़ा सा देखो, इसमें भी एक नई ट्रिक जो हम शायद पहले मैंने बता भी रखोगे, नहीं तो अभी सुनो ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर थे, 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन सेल 2 हैं, बैटरी 2 हैं। एक 20 वोल्ट की ऊपर पोलैरिटी ऐसे, एक 10 वोल्ट की बैटरी नीचे, और एक और कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरड का यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे ये है कि इस 4 माइक्रोफैरड में कितना चार्ज स्टोर होगा, इस 4 माइक्रोफैरड में आपसे कितना चार्ज स्टोर होगा। सिंपल सीरीज पैरेलल से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको सेल का सीरीज पैरेलल भी देखना पड़ेगा, जो वैसे नजर नहीं आएगा। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे किरचॉफ लॉ भी लगता है। किरचॉफ लॉ जैसे वहाँ पे होता है ना, I/R लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, वो यहाँ पे Q/C ले लेते हैं, और सेम तरीके से आप किरचॉफ लॉ यहाँ भी लागू कर सकते हो। ठीक, पर उसके बगैर भी एक तरीका है, छोटा तरीका, वो देखो कैसे। सीरीज में ये आपकी इच्छा, आपकी मर्जी होती है कि आप जो हमारे चीज़ें हैं उन्हें आगे पीछे अरेंज कर सकते हो। जैसे आप देखो यहाँ पे ये 3 सीरीज में है, ये आपके हाथ में है कि इन तीनों में से किसी को आप उठा करके आगे पीछे ले जा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं इस 10 वोल्ट को इस 4 माइक्रोफैरड के जगह पर ले आया, 4 वाले को नीचे ले गया। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरी दोनों बैटरी, दोनों सेल इकट्ठे हो गए। अगर वो दोनों सेल इकट्ठे हो गए, अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या है कि इन दोनों का नेगेटिव आपस में नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये उल्टी पोलैरिटी जुड़ी हुई है, रिवर्स पोलैरिटी कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता है तो हम एक की पॉजिटिव लेते हैं EMF, एक का EMF नेगेटिव लेते हैं, तो जो बड़ा होगा उसकी डोमिनेशन होगी। तो 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट चला गया तो क्या बचा 10 वोल्ट। तो ये नेट हमारे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी बची है, 2 और 2 का पैरेलल 4 यहाँ बचा है, और एक 4 यहाँ बचा है। तो 4 और 4, ये 4 जब यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 एक साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो वो 4 और ये 4 सीरीज में हो गए। नेट बैटरी कितने की होगी हमारे पास 10 की होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपलीफाई करके बना देता हूँ। ये ऐसे बन गया, ये बैटरी बन गई हमारे पास, ये यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट 4 आया, एक उधर से जो 4 बचा था वो आया, तो 4 4 10। तो अब अगर देखो ऐसा है, 10 वोल्ट दोनों को मिल रहा है सीरीज में, दोनों के हिस्से कितना जाएगा 5 वोल्ट जाएगा। तो इसके हिस्से कितना आया 5 वोल्ट आया, 5 चौक 20, यानी डायरेक्ट 20 कूलम चार्ज। खेल खत्म, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, एक और ये था। अब ऐसे किरचॉफ लॉ से खैर छोड़ जाना, फिर कभी करेंगे, टेढ़ा हो जाएगा। तो वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। मान लो इस बैटरी ने सपोज चार्ज दिया Q,
ठीक है। यहाँ से सपोज सर्किट में चार्ज चल रहा है सब पे Q, तो वो Q चार्ज इसके ऊपर आ गया, प्लस Q चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इधर भी जाएगा तो माइनस Q चार्ज जाएगा, तो इसके इधर वाले प्लेट पे, क्योंकि दोनों एक आइडेंटिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा Q/2, यहाँ भी कितना जाएगा Q/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा ओवरऑल, इस ऊपर वाले पे प्लस पॉजिटिव Q/2 प्लस पॉजिटिव Q/2 इकट्ठा हुआ, यहाँ पे कितना है Q आ गया। असल में निकलेगा ये उल्टा, क्योंकि ना ये बैटरी जो हमारी है इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये ऊपर वाले पे पॉजिटिव आएगा और ये इस ऊपर पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। मैं किरचॉफ लॉ लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन पर्पज़ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारा पर्पज़ यहाँ पे एक नया तरीका सीखना है, क्या क्या तरीके उसमें लागू हो सकते हैं। तो मैं इसलिए एक और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसी चीज़ को। ये हो गया है भले ही, लेकिन कुछ खास बात आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो मैंने देखा कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल डोमिनेट कर रहा है, देखो है तो इसका भी पॉजिटिव इधर, इसका पॉजिटिव, लेकिन बड़ी तो ये वाली है, तो डोमिनेट ये करेगा। डोमिनेट करेगा तो मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज देगा। तो इसने पॉजिटिव दिया ऊपर, इसने पॉजिटिव दिया ऊपर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आया, तो अगर इसने इधर पॉजिटिव इधर क्या आएगा नेगेटिव, यानी कि इसका इस कैपेसिटर की ये ऊपर वाली प्लेट असल में नेगेटिव पे है, मतलब ये वाली प्लेट असल में नेगेटिव पे है और इस पे Q चार्ज है, और इसका ठीक आधा चार्ज इस वाले पे है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि वो पैरेलल में था, कनेक्शन से आइडेंटिकल थे, इसलिए मैंने Q/2 मान लिया। आइडेंटिकल नहीं होंगे तो आप अपने तरीके से पहले चार्ज निकालोगे फिर सोल्व करोगे। अब देखो इसमें किरचॉफ लॉ का यूज़ क्या होता है, क्या खेल है किरचॉफ लॉ का। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, कोई भी लूप कहीं से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पोटेंशियल का राइज कर जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा ना। कितना इंक्रीज करेगा, Q/C होता है, तो Q बाय कहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ पे कर रहा हूँ, इस जगह पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये बनेगा हमारे पास -Q/4। ये क्यों लिखा मैंने माइनस, क्योंकि ये राइज हुआ है, राइज को मैं अब नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, कि ये नेगेटिव से मैं कहाँ पहुँचा पॉजिटिव, फिर से राइज हुआ क्योंकि मैं नेगेटिव से कहाँ पहुँचा पॉजिटिव पे, तो -10। अब यहाँ पे फिर से क्या हुआ, राइज हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर, ऐसे सर्किट से यहाँ शुरू हुए, हम घूमते घूमते जा रहे हैं, सबका जो पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज आ रहा है लिखते जा रहे हैं। तो ये लूप मैंने इमेजिन किया था, इस लूप में चल रहा हूँ, फिर से मुझे नेगेटिव मिला, तो ये आ जाएगा हमारा Q/2 यानी -Q/4। और अब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे अब की बार पहले पॉजिटिव मिला, तो +20 = 0। ठीक है, ये आ गया, +20 = 0 आ गया। सोल्व कर दो इसको, ये Q/4 कितना रहेगा, Q/2 आ जाएगा, है ना। ये नेगेटिव मिला और ये पॉजिटिव हो गया, तो वापस यहीं पहुंच गए, नेट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसके नेट इक्वल टू 0 हो जाने से ये Q/4 माइनस Q/2 हो गया, ये +10 हो गया, -10 + 10 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो Q/2 = 10 हो गया, और यहाँ से Q की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 20 माइक्रोकूलम, जो हमने सिंपल मेथड से भी डिराइव किया था। तो ये किरचॉफ लॉ से निकाला है। देखो किरचॉफ लॉ सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह होती है, तो वो हर जगह लग जाता है। वो हमने यूज़ किया था, थर्मल में भी यूज़ किया था, वो हमने करंट में भी यूज़ किया है, और वो अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ करके दिखाया है। ये हर जगह लगता है, बस आपको एनर्जी का डिसिपेशन अगर सब कुछ लिखना होगी, अगर आप उसी जगह से जहाँ पर एनर्जी पॉइंट फंक्शन होगी, अगर आप उसी पॉइंट पे जब भी पहुँचोगे तो वो नेट चेंज 0 मिलेगा। ये है सिंपल किरचॉफ लॉ का मतलब, कि वो एनर्जी कंजर्वेशन होती है। तो क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, जब आप वापस यहीं पहुँचोगे तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगी, आप सेम पॉइंट पे पहुँच गए हो। तो अगर आप सेम पॉइंट पे पहुँच गए तो नेट चेंज क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बस उसी को हमने इक्वेट किया है। ठीक, तो किरचॉफ लॉ लगा दिया है सेम क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत बढ़िया चीज़ जो हमने इसमें सीखी थी। अब एक और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास 5-6 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। बैटरी कनेक्टेड है 100 वोल्ट की, और यहाँ पे इनके बीच में आपस में कनेक्शन भी तारों से सिंपल इस तरीके से भी कनेक्ट किया गया। आपसे सिंपल सवाल है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन आपसे, कि 5 वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, 5 माइक्रोकूलम पे कितना चार्ज आएगा। अपने तरीके से एक बार ट्राई करो, फिर हो गया तो मुझे सुनो। देखो चार्ज कैसे निकलेगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा ना, सिग्रोस कितना बनता है, या पहले सीरीज पैरेलल निकलेगा। तो इसका सीरीज पैरेलल ढूंढोगे, मिल जाएगा ढूंढने से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर लेकिन उससे भी छोटा तरीका है मेरे पास। क्या कि अगर आप 5 और 3 तो देखो सीरीज में साफ नजर आ रहे हैं, 5 और 3 दोनों साफ नजर आ रहे हैं। 5 और 3 इसका होम में कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर भी देखो, 5 और 3 15/8, तो 15/8 बनेगा नेट। अगर उस 15/8 कैपेसिटर को देखो जो इन दोनों के सीरीज से बना है, तो उसका इधर वाला टर्मिनल भी और इधर वाला टर्मिनल भी शॉर्ट हुआ है, एक ही तार से कनेक्ट हो गए, है ना। यही वायर जाके यहाँ जुड़ती है, यही वायर जाके यहाँ जुड़ती है। तो दरअसल इसमें चार्ज फिर इनके बीच में जाएगा ही नहीं, ये चार्ज ही नहीं होंगे,
क्यों? क्योंकि वो उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन गया। तो उस 15/8 के ऊपर नेट चार्ज 0 है और वो सीरीज में थे, तो इंडिविजुअल के ऊपर कहाँ से आना है? तो इनके ऊपर नेट चार्ज क्या रहेगा? 0। असल में 15 और 3 दोनों शॉर्ट सर्किट हुए हैं। चार्ज डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा बैटरी में से, ऊपर से जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पे आने के बाद वो आगे नहीं जाएगा, ऊपर निकल के सीधा इसके पास पहुँचेगा, वो डायरेक्ट आगे चलाएगा। मतलब इन दोनों पे ओवरऑल न्यूट्रल रहेंगे ये, क्योंकि ये शॉर्ट हुए थे। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 0। एक और देखो, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी देखना। तो ये है हमारे पास, इसमें क्या है कि 2 कैपेसिटर है और उसकी 2 प्लेट हैं जो मूवेबल हैं, चल सकती हैं। तो उसके अंदर हमने एक EMF की बैटरी से उसको कनेक्ट किया गया है और उसकी एक प्लेट को एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, फिक्स स्प्रिंग है उसके साथ अटैच किया गया है। और जब हमने इसको चार्ज किया, जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो चार्ज आएगा, उस पर चार्ज आएगा तो दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो वो जब अट्रैक्ट करती हैं तो पास आती हैं, और उस दौरान वो स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो गया, ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो गया। कंडीशन ये दी हुई है, अगर स्मॉल डी उनके बीच की इनिशियल सेपरेशन थी, तब जब चार्ज नहीं था उसके ऊपर, यानी कि बैटरी कनेक्ट नहीं थी, तब अगर स्मॉल डी सेपरेशन थी तो अब 0.8 डी रह गई है। ठीक है, चार्ज करने के बाद 0.8 डी रह गई है। अगर ऐसा है तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो बताओ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन इतना ही था इसमें। और ए उसका एरिया मान सकते हैं, तो उसकी भाषा में आपको जवाब देना है, अप्रोक्सीमेटली बता देना है, एग्जैक्ट नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा वो बता देना है। देखो बहुत बड़े लेवल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, और अगर जेईई मेंस में रहा या नीट में रहा तो ये वेरी डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में रहेंगे। तो करता हूँ, देखो हाँ, पर कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग का खेल है। अगर आप वहाँ तक पहुँचे तो आंसर आएगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। देखो एक ही जवाब है हर चीज़ का, प्रैक्टिस, और कोई जवाब नहीं है। या तो आपको अगर अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो रहे हैं तो जैसा कहा है कि इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करते रहो, 5 बार 6 बार आप करो, उसके बाद आप खुद देखना अपने आप सोल्व होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले देखो, जब वो रुका है इसका मतलब, क्योंकि नहीं तो वो चिपक जाते, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, और मूवेबल है वो चिपक जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो रुक गया। वो रुक गया मतलब इसका मतलब जितना फोर्स से उसको स्प्रिंग खींच रहा है उतनी ही फोर्स से उसको ये खींच रहा है, तो नेट फोर्स बैलेंस होगी वहाँ पे। एक केस जो आपको समझ में आ सकता है, वो सिंपल बात ये है कि वहाँ फोर्स बैलेंस होगी, क्योंकि ये जितना खींचेगा उतना ही वो खींचेगा, तो ही तो वो रुकेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाता वो। तो वो रुक गया वहाँ पे 0.8 डी पे जाकर के वो रुक गया, यानी उस वक्त जो उस पर फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है। और स्प्रिंग की फोर्स हमको पता है K × X होती है, वही होती है ना, K × X होती है। X यहाँ पे 0.2 डी है, क्योंकि देखो D तो पहले सेपरेशन थी, अब वो 0.8 डी रह गई है, तो खींचा कितना? 0.2 डी खींचा ना, तो K × X मैंने स्प्रिंग की फोर्स लिख दी। अब मैं वो फोर्स लिखूंगा जो ये वाला इस पे लगाएगा। और ये आपको पहले भी तरीका मैंने सिखा रखा है कि हम एक की फील्ड में दूसरे को देखते हैं। अब इसकी फील्ड कितनी होती है? σ/2ε0। तो σ/2ε0 किसकी फील्ड हुई? इस वाले की, पॉजिटिव वाले की फील्ड हुई। इसको क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे चार्ज से। चार्ज कितना मान लेते हैं? कैपिटल Q मान लिया मैंने। क्लियर? अब सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वो चार्ज पर यूनिट एरिया से मैंने एक को अलग लिख दिया और एक Q स्क्वायर ऊपर बन गया, और ये बन गया 2 टाइम्स ε0। अब चार्ज क्या होता है? C × V स्क्वायर, कैपेसिटेंस × V का, C × V होता है ना, तो C × V होता है, C × V लिख दिया मैंने, उसका स्क्वायर आ गया अपने आप यहाँ पे। अब V की वैल्यू उन्होंने E कह रखी है, तो E स्क्वायर आ गया। C की वैल्यू तब की जब वो चार्ज हुआ, उस पर स्टोर हुआ। चार्ज कब स्टोर हुआ? जब सेपरेशन 0.8 D थी, तब चार्ज स्टोर हुआ है। क्योंकि अगर देखो पहले D थी, कुछ चार्ज आया, सेपरेशन घट गई, कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज और ज़्यादा स्टोर हुआ, क्योंकि फोर्स तो उस पर तब लग रही है ना, तब बैलेंस तो तब किया उसने जब उसका सेपरेशन 0.8 डी थी। इसलिए कैपेसिटेंस की मैंने वैल्यू 0.8 डी के साथ लिखी, ε0 A/0.8 डी का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर किया, सोल्व किया। ये आंसर निकालोगे एग्जैक्ट तो आंसर आएगा 125/32 d³ E स्क्वायर A/ε0। इस सब इसको एडजस्टमेंट करने से ही आया है, ये हमारे K की वैल्यू होगी। इसको सोल्व किया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली, काटोगे इसको तो ये 4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 32 4 के आसपास जाएगा ना, 128 बनेगा 4 पे, तो अप्रोक्सीमेटली 4 E स्क्वायर A/ε0/d³ आएगा। देखो आंसर में अगर ऑप्शन ये होता तो हम ये लिखते, लेकिन ऑप्शन ये था नहीं, क्वेश्चन में था अप्रोक्सीमेट निकालो और ऑप्शन ये था, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे उसको लिख के दिखाया कि इस तरीके से बनेगा। तो भाई समझ में आया क्वेश्चन? था ना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्योंकि देखो जहाँ पे 2 चैप्टर मिक्स हुए और यहाँ पे तो 2 क्लास मिक्स हो गई, एक 11th और एक 12th, तो जबरदस्त अपने आप बन गया। जहाँ मिक्स होता है बस वहीं पे चीज़ बढ़िया बन जाती है। अब एक और क्वेश्चन आया, देखो ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसको बहुत कुछ है इसमें भी। 3 हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक 1 माइक्रोफैरेड का, एक 2 माइक्रोफैरेड का।
पहले कैपेसिटर को 100 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया, दूसरे कैपेसिटर को 20 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया, और 3 स्विच लगे हुए हैं S1, S2, S3। इनको पहले इंडिविजुअली चार्ज किया गया, रख दिया गया वहाँ पे, इसकी अर्थिंग हो रखी है ऐसे। अब सवाल ये है कि अगर तीनों स्विच बंद कर दिए जाएँ, तीनों स्विच बंद कर दिए जाएँ, तो किस स्विच में से कितना चार्ज निकलेगा, ये सवाल था, क्वेश्चन था। किस स्विच में से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बताना था। अगर सारे स्विच बंद कर दिए जाएँ, यानी क्लोज कर दिए जाएँ या स्टार्ट कर दिए जाएँ, तो क्या होगा। तो देखो मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया। अगर ये 100 वोल्ट है और ये 1 माइक्रोफैरड है, तो इसका स्विच सब बंद कर दिए, क्योंकि ये 0 0 था तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ऐसे बन गए। अब देखना इसके बाद भी बड़ा ज़बरदस्त खेल है इसके अंदर। उसने कहा कि इस तरीके से चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने दिए हुए थे कि इसका ये वाला प्लेट पॉजिटिव रखी हमने, ये नेगेटिव रखी, ये पॉजिटिव रखी और ये नेगेटिव रखी। ये पॉजिटिव नेगेटिव रखी गई तो ये अपने आप अरेंजमेंट करके दिया उन्होंने, हमने नहीं ली, इसने, मैंने नहीं ली। तो ये मैं सोचना कि ये कैसे लिख दिया मैंने, ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने जो भी लिखा है सब नीचे वाले में लिखा है। अब 100 × 1 का मतलब क्या बना, 100 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 100 माइक्रोकूलम, Q = CV। इस पे कितना है, 20, इस पे चार्ज कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब ये वाली प्लेट का इधर +100 -100 +20 -20, ठीक, ऐसे चार्ज अरेंजमेंट हो गई। अब मुझे नहीं पता कि फाइनल चार्ज कितना है, तो पहले फाइनल चार्ज निकालूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ना, तो जो जितना चार्ज के ऊपर बचेगा वो कहाँ से आया होगा, वही स्विच में से होकर के आया होगा। तो मैंने इस पे चार्ज माना Q1, इस पे चार्ज माना Q2, और वही कॉन्सेप्ट लगा दिया कि चार्ज तब तक चलेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल मैंने Q1/1, क्योंकि Q1/1 इसका पोटेंशियल, Q2/2 इसका पोटेंशियल, दोनों को इक्वेट किया। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी, एक और चीज़ भी थी मेरे पास, कॉन्सेप्ट था, ये छोटा Q बड़ा Q यहाँ पे एक ही बात है, तो मैंने लिख दिया वो गलती से, उससे कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे छोटा Q बड़ा Q एक ही चीज़ है। अच्छा, अब चार्ज का टोटल सम भी क्या मुझे मालूम होगा, कैसे, अभी कितना बनेगा हमारे पास। अच्छा, ये 20 चार्ज, सॉरी, इस पर 40 कूलम चार्ज होगा, क्योंकि 20 था ना, 40 आएगा, तो ये 40 कूलम चार्ज था। अब अगर अंदर वाली प्लेट पे देखा जाए, प्लेट पे देखा जाए, क्योंकि इसकी पोलैरिटी देखो उल्टी है, कोई सी प्लेट देख लो आप, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो चार्ज यहाँ पे जब इसका फ्लो करके जाएगा तो कट जाएगा। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता, तो नेट चार्ज ऐड होता, ये तो उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज माइनस होगा, क्योंकि इसका -100 जब इसके +40 से मिलेगा तो नेट तो हमारे पास 60 बचेगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसका +100 इसके -40 से मिलेगा तो वहाँ भी क्या मिलेगा, +60 मिलेगा। किधर से भी चले जाओ उसने 60 आना है, तो मैंने Q1 + Q2 का लिख दिया 60। इस कंडीशन के आधार पर सोल्व किया तो Q1 आया 20 और Q2 आया 40। इस पे चार्ज आ रहा है 20, इस पे चार्ज आ रहा है 40। अब बात ये कि उसमें से पोलैरिटी क्या आएगी, किस पे पोलैरिटी क्या आएगी, मतलब कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, कौन सी चार्ज नेगेटिव होगी, उसके बगैर आप ये नहीं बता पाओगे चार्ज आया कितना। देखो अब इसमें अगर नेट चार्ज देखा जाए बीच वाले हिस्से में, तो -60 बचा है ना, -100 + 40, -60 बचा है, तो बीच वाले हिस्से पे ओवरऑल चार्ज क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए। तो इस पे 40 आएगा, कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, तो वो बाहर वाली पे आना चाहिए ना, क्योंकि अंदर वाली पे तो नेगेटिव आएगा, तभी तो पूरा 60 बनेगा। तो ठीक है, ऐसे ही इस पे भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसकी पोलैरिटी बस रिवर्स हुई है। इसका यहाँ पहले पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, लेकिन इसका सेम बचा है, इसका पहले भी नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव है। अब अगर उसी अरेंजमेंट चलोगे आप, तो अंदर वाली प्लेट पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बन गया, क्योंकि -60 बनना था, -60 बना। बाहर वाली प्लेट पे इन दोनों का सम भी कितना बनता, इन दोनों का सम भी कितना बनता, +60 + 60 बना है, तो उसके हिसाब से पोलैरिटी बनी। अब देखो खेल कैसे चलेगा, इस पे पहले 20 को -100 था, अब -20 है, तो इसका -80 चला गया, तो इसका मतलब S2 स्विच में से तो 80 कूलम चार्ज गया है, 80 माइक्रोकूलम चार्ज गया है। ऐसे यहाँ पर S1 में देखो, S1 भी इस पे +100 था, अब 20 बचा है, तो इसका 80 कूलम चार्ज कहाँ गया है, नीचे, तो इसके S1 में से 80 कूलम चार्ज गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि चार्ज गया किस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज किधर गया होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया होगा इस तरफ, और इसमें नेगेटिव चार्ज उधर गया है। या यूँ मान लो कि पॉजिटिव इधर आया है, तो इसमें पॉजिटिव इधर आया है, यह नेगेटिव कहाँ जाएगा, रिवर्स में। और अगर आप इधर पे आओगे तो इस पे अब +40 हो गया है, यहाँ पर पहले -40 हुआ करता था, तो इस पे भी 80 कूलम चार्ज आया है, और वो यूँ आया है, तो इस तरीके से सारा चार्ज फ्लो कर गया इसका 80 कूलम। तो हर स्विच में से 80 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके गया। क्लियर, समझ में आए सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन था इसमें, आप बस प्रैक्टिस करते चलो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 2 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, देखना। पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट एक यूज़ होता है, वो देखो। इसमें क्या है कि हमारे पास एक सिंपल सर्किट ग्राफ दिया गया, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कोई एलिमेंट था सर्किट में, पता नहीं क्या था, ये कहा गया उस एलिमेंट के अक्रॉस हम कोई सोर्स अप्लाई करते हैं, और ऐसा करने से हमको एक करंट का जो कर्व है उस एलिमेंट के अक्रॉस वो ऐसा मिलता है कि करंट लगातार कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर है।
और 4 सेकंड तक ग्राफ प्लॉट किया गया, तो 4 सेकंड तक उसके अंदर से करंट जो था वो लगातार कांस्टेंट रहा, आगे एकदम से खत्म, जीरो हो गया। ठीक, अगर नेक्स्ट की बात करें हम, सॉरी आगे था भी नहीं, इतना ही था बस। तो आगे की बात करें तो अगर उसका उसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेज टाइम कर्व है वो ऐसे आता है कि वो जीरो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाता है और 4 वोल्ट तक जाता है। 4 सेकंड के बाद वो वैल्यू 4 वोल्ट हो जाती है। अब आपसे सवाल ये था कि फिर वो सर्किट में वो जो एलिमेंट है वो चीज़ क्या है, वो कोई रजिस्टर है, वो कोई कैपेसिटर है, या वो कोई कैपेसिटर तो कितना उसकी कैपेसिटेंस है, या कोई वो बैटरी है, या कोई छोटा सेल लगा हुआ है इसके क्रॉस, वो क्या चीज़ है जो सर्किट में कनेक्टेड है, ये आपसे क्वेश्चन था। तो देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि वो चीज़ हो क्या सकती है। अगर हम देखो दो ही बातें अभी तक हमने पढ़ रखी हैं, या तो वो रजिस्टर हो सकता है या वो सेल हो सकता है। अगर सेल होता तो फिर करंट चेंज करता शुरू में, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस काम करती तो भी उसमें स्मॉल आर साथ में आना ही था, रेजिस्टेंस साथ में आनी थी। अगर रेजिस्टेंस आती तो रेजिस्टेंस के केस में जैसे वोल्टेज चेंज होता है वैसी शेप में करंट भी चेंज होता। जिस शेप में वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसा ही शेप किसका आता, हमारा करंट का भी आता, कि वोल्टेज बढ़ती तो करंट भी बढ़ता, दोनों साथ में चेंज होते। अगर रेजिस्टेंस होती तो यानी इसमें कोई भी अगर एलिमेंट रेजिस्टेंस का रहा है तो फिर तो करंट और जो हमारा वोल्टेज ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे, लेकिन इसमें वैसा कुछ फिर नहीं है क्योंकि करंट तो कांस्टेंट रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ और हो सकता है। तो कुछ और में अगर आप थोड़ा सोचो, देखो इसमें क्या है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, करंट सेम है, यानी कि उसकी अगर वो कैपेसिटर उसको मैं मान लूँ तो उसकी चार्जिंग हो रही है, और 4 सेकंड में कितना चार्ज चला गया उस पर, 4 कूलम, क्योंकि 1 एम्पेयर का आईटी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको, चार्ज देता है ना, तो 4 कूलम चार्ज चला गया। तो 4 सेकंड में 4 कूलम चार्ज चला गया, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उस पर एक नया चार्ज स्टोर होता जा रहा है, और क्योंकि नया चार्ज स्टोर होता जा रहा है तो Q/C से उसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होती जा रही है, कि उसका चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, उसमें से करंट लगातार चल रहा है, टाइम बढ़ रहा है और चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसमें चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ये चीज़ कैपेसिटर हो सकती है, क्योंकि कैपेसिटर में क्या है, सेम करंट यानी कि सेम चार्ज जाएगा। देखो वैसा ऐसा होता नहीं है, चार्ज स्टार्टिंग में बहुत तेज चलता है, बाद में आराम आराम से जाता है, तो फिर भी और यहाँ पे ऐसा फिर भी नहीं था, उन्होंने कहा कि कांस्टेंट मान लिया, वैसा कुछ छोटी लिमिट तक हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट था इसलिए करंट कांस्टेंट था, और चार्ज कांस्टेंट रेट पे जा रहा था, करंट कांस्टेंट था, तो चार्ज बढ़ता जा रहा था, वोल्टेज बढ़ता जा रहा था, तो वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा था, कब तक, 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड के बाद कितना चार्ज चला गया उस पर, 4 कूलम चार्ज चला गया। 4 कूलम चार्ज से वोल्टेज कितनी आ गई हमारे पास, 4 वोल्टेज। तो अगर एट 4 सेकंड अगर आप कंडीशन लगाओ अपनी, तो एट 4 सेकंड हमारे ऊपर चार्ज कितना आ चुका है कैपेसिटर के ऊपर, 4। कैपेसिटेंस कितनी है, सी मान लेते हैं, वोल्टेज कितना आ चुका है, 4। अगर आप सोल्व करोगे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 फैरेड। तो वहाँ पे एक 1 फैरेड का कैपेसिटर रहा होगा जहाँ की ये बात हो रही है, कुछ समझे। ठीक, सिंपल क्या किया, Q/C कैपेसिटेंस निकाली हमने, इसमें कहीं भी लगा सकते हो आप। ये तब होता है जब हम बहुत देर तक उसकी चार्जिंग की लिमिट बहुत देर तक की हो, अगर स्मॉल इंटरवल उठा लें तो ऐसा होता है। जो कैपेसिटेंस बहुत बड़ी आई है 1 फैरेड, तो अभी ऐसा हो पाया। अगर कैपेसिटेंस छोटी होती 1 माइक्रो फैरेड में रही होती तो फिर करंट का ग्राफ ऐसे नहीं आता, फिर करंट ग्राफ धीरे धीरे ऐसे एक्सपोनेंशियली घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, मतलब असल में ग्राफ यूँ आता है, टाइम के साथ डिक्रीज कर जाता है करंट, और फाइनली जीरो हो जाता है। लेकिन तब जब उसकी लिमिट यानी कैपेसिटेंस बहुत छोटी रही हो, तो ये छोटे रेंज से हमने उठाया, छोटे रेंज से ऑलमोस्ट क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो ये बात जो मैंने अभी बताई है समझ में ना भी आई हो तो कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में भी सोल्व करूंगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम। तो अभी तो इतना था, समझ में था ना, बढ़िया क्वेश्चन। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें कैलकुलेशन का खेल है, वही बढ़िया गेम है, कैसे आप इसको जल्दी से हैंडल करते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर जल्दी देना ज़्यादा मैटर करता है बजाय कि सही देना। ठीक है, कंपटीशन की अगर बात करें तो सही तो दो ही, लेकिन जल्दी दो वो ज़्यादा बेटर चीज़ होती है। तो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर, दोनों की कैपेसिटेंस C, एक के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इसे कनेक्ट कर दिया गया ऐसे एक बैटरी के साथ। सवाल आपसे ये है कि अगर इसमें पहले चार्ज Q1 Q2 स्टोर होता था, ये Q1 है और ये 2 है, Q1 Q2 स्टोर होता था कब, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा गया था, थोड़ी देर के बाद डाइलेक्ट्रिक हटा दिया गया। अब दोनों में चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो Q1 डैश और Q2 डैश अगर हो रहा है तो आपको रेशो बताना है Q2 डैश अपॉन Q1 डैश, Q2 का। या सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपको रेशो बताना है कि जब इसमें डाइलेक्ट्रिक था तब का चार्ज का रेशो, और जब नहीं होगा तब के चार्ज का रेशो क्या रहेगा। कनेक्ट इसको ऐसे किया गया है।
देखो अब इसमें एक तो सिंपल तरीका जो आप जानते हो, पहले सीरीज सोल्व करो, सीरीज सोल्व करने से फिर इसमें चार्ज निकालो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो एक तो वो तरीका है। एक सीधा तरीका Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो क्यों ना मैं पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल लूँ, कितना बनता है किसके क्रॉस, क्योंकि देखो सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मुझे इसका पोटेंशियल चाहिए तो अभी इससे पहले पढ़ के ही आए थे हम कि इन्वर्स डिपेंडेंस होती है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो इसकी कैपेसिटेंस ऊपर आएगी, तो KC ऊपर आएगा अपॉन टोटल सम 1 प्लस C प्लस KC, C प्लस KC, C इसका KC का, इनटू टोटल कैपेसिटेंस जो वहाँ पे है, इसके साथ में EMF भी आएगा, क्योंकि जो टोटल बढ़ता है वो साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो वो आ गया साथ में मल्टीप्लाई किया, तो KC E अपॉन 1 प्लस K, यानी कि ये चार्ज बन गया। क्या निकाला मैंने, इसका कैपेसिटेंस अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो इसका वोल्टेज आएगा, ऊपर इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू रिजल्टेंट में। ठीक, अब निकाला मैंने Q2 के लिए सेम कॉन्सेप्ट, तो Q2 का जो हमारा कैपेसिटर है वो तो KC है, तो वो KC आ गया, यहाँ पे K लिख दो, इसके साथ में KC आ गया। अब उसका चार्ज कितना आएगा, उसके लिए इसकी कैपेसिटेंस ऊपर आएगी, अपॉन दोनों का सम नीचे आएगा, यानी C प्लस KC नीचे आएगा, इनटू टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ E, तो उसको काटा तो उसके लिए भी क्या आ गया, ये सेम। यानी इस सिचुएशन में दोनों पे चार्ज सेम आ रहा है। ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम चार्ज से वैसे सेम आ रहा था, सीरीज में था। खैर कोई बात नहीं, बेकार में दोबारा सोल्व किया, सोल्व करना नहीं पड़ता, आपको एक ही बारे में सोल्व हो जाता है। सीरीज में है ना, चार्ज तो सेम ही आएगा, पर यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि इसकी वोल्टेज अलग आ रही है, उसकी कैपेसिटेंस अलग आ रही है। तो अभी नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब इसको हटा लोगे आप, अगर हटा लिया आपने इसको, तो फिर सिंपल खेल है भाई, आधी आधी वोल्टेज बच गई, E/2 उसकी बच गई, E/2 उसकी बच गई, उस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट चार्ज आएगा CE/2। तो आपको रेशो चाहिए Q2 डैश अपॉन Q2 डैश, काटोगे तो K प्लस 1 अपॉन 2 K आ जाएगा। इसमें इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, तो मैं फालतू में मैं लगा गया। आपको तो इससे भी जल्दी आया था, मतलब ये टोटल 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते थे, जो देखने में लग रहा था कि बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्लियर भाई, समझ में आया। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करे हैं। धीरे धीरे मैं कुछ और क्वेश्चन भी करूँगा और नया टॉपिक भी साथ साथ शुरू करते हैं।